Let's cover cancer in this video. सबसे पहले सेल बायोलॉजी के बेसिक्स जो हमें बताना चाहिए कि न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है एंड इट स्टोर्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जेनेटिक्स वाले यूनिट का वन शॉट आएगा। एटीपी सिंथेज ये एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेज एंजाइम लोकेटेड है। साइटोक्रोम सी एक फ्रीली मोबाइल कंपोनेंट है ईटीसी का। ईटीसी पर वन शॉट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन के बने होते हैं। एक्टिन मायोसिन हम पता है ना, वो सेल की शेप को मेंटेन करता है। तो एक्वापोरेंस के बारे में भी बताना चाहिए। ये सारे बेसिकली ऐसे पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू सेल बायोलॉजी जो फ्रीक्वेंटली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो एक्वापोरेंस सिलेक्टिव वाटर चैनल्स को बोलते हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपीएज इज द प्रिंसिपल एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जनरल फिजियोलॉजी में भी आ जाता है ना। अब यहाँ पर मेन स्पेसिफिक ये तो जनरल बातें थी, ये इतना हमें ऑलरेडी पता भी था। डिजिटॉक्सिन के बारे में यहाँ पर नया पॉइंट है कि डिजिटॉक्सिन क्या होता है। जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है इसे इनहिबिट करता है एंड इंक्रीजेस इंट्रासेलुलर कैल्शियम। सेल के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने के लिए डिगॉक्सिन, ठीक है, डिगॉक्सिन इज द इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएज और ये सेल के अंदर कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करवाता है। कार्सिनोजेनेसिस कैसे होता है, ये पूरी सेल के बेसिक्स पता है हमें, तो अब कैंसर को समझना इजी हो जाएगा क्योंकि सेल में डिफेक्ट होता है। सेल साइकिल अगर डिफेक्टिव हो जाए तो कैंसर हो जाएगा। मतलब जीन सेल साइकिल इज हाईली रेगुलेटेड और ऑल्टर्ड जीन रेगुलेशन में कोई ऑल्टरेशन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, सेल सिग्नलिंग का जो प्रोसेस होता है कि सब कुछ रेगुलेशन कौन सा फेज किसके बाद आएगा, वो प्रॉब्लम हो जाए तो कैंसर का फॉर्मेशन कार्सिनोजेनेसिस हो जाता है। एंड कार्सिनोजेंस जो कि सब्सटेंसेस कैंसर कॉजिंग है। कार्सिनोजेनेसिस बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसमें इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक नॉर्मल सेल का इनटू मैलिग्नेंट सेल। मैलिग्नेंट और बेनाइन मतलब जैसे ट्यूमर के भी टाइप्स होते हैं। जैसे बेनाइन जो ट्यूमर वहीं पर लोकेटेड है, कहीं मेटास्टेसिस नहीं कर रहा, किसी और जगह मूव नहीं कर रहा। और कैंसरस वाला बेसिकली मेटास्टेसिस वाला होता है जो कि मूव कर सकता है। तो नॉर्मल सेल्स अगर मैलिग्नेंट कैंसरस सेल्स बन जाए तो मेटास्टेसिस वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। अभी मेटास्टैटिक सेल है और मैलिग्नेंसी एबिलिटी टू स्प्रेड कैंसर। तो मोस्ट कैंसर्स अराइज फ्रॉम अ मोनोक्लोनल ओरिजिन, मतलब ओरिजिन एक ही से हो रहा है। मोनो रेफर्स टू वन, उसी के क्लोन्स बन रहे हैं। एक सेल में प्रॉब्लम हुई, उसके फर्दर क्लोन्स बनते गए, वो डिवाइड करता रहा। तो उसके क्लोन्स जो बने वो भी खराब सेल्स थे, मैलिग्नेंट सेल्स थे, जिसकी वजह से पूरा ही टिश्यू मैलिग्नेंट वाला टिश्यू बन जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इट रिक्वायर्स सक्सेसिव जेनेटिक म्यूटेशंस, ठीक है। एरर्स जो होते हैं डीएनए कॉपिंग में, म्यूटेशन फर्दर होते रहेंगे और काफी ये सक्सेसिव सेल टू सेल जनरेशन तक होता रहेगा, फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा और कार्सिनोजेनेसिस प्रोसेस है। तो ये कुछ लोगों में जेनेटिक होता है, जैसे कई फैमिलीज में किसी पेरेंट को कैंसर है तो उसके सेल्स में टेंडेंसी होगी कि कार्सिनोजेंस बनाने की, या फिर ऐसे सेल्स वो रिड्यूस करे जो कैंसर कॉजिंग है। एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है जो कैंसर कॉजिंग हो। हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो की मॉलिक्यूलर इवेंट्स विच लीड टू कैंसर आर, फर्स्ट दो टाइप के जीन्स होते हैं। एक तो ऑन्को जीन्स होते हैं जो जीन्स कैंसर को कॉज कर रहे हैं। एक होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, मतलब जो ट्यूमर है उसको अगेंस्ट उसको काम करके ट्यूमर को होने से रोकते हैं, बचाने वाले जीन्स हैं। अब हो क्या रहा है, अगर कैंसर का प्रोडक्शन होना है तो जो ऑन्को जीन्स हैं कैंसर कॉजिंग जीन्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वेराज जो ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन्स हैं वो भी अब सप्रेस हो जाएंगे। तो लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स,
और इसके अलावा एक डीएनए रिपेयर जीन्स भी होते हैं, केयर टेकर जीन्स। दे मेंटेन द जीनोमिक स्टेबिलिटी, जीनोम को स्टेबल रखने वाले जीन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रही है, डिसबैलेंस हो रहा है बेसिकली जीन्स में। ये वाले ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कम हो गए, लॉस हो गए, और ऑन्कोजीन्स का एक्टिवेशन हो गया। तो डीएनए रिपेयर का प्रोसेस मैं जेनेटिक्स वाली वीडियो में बनाऊंगा। तो डीएनए रिपेयर फेल हो जाए अगर, तो म्यूटेशन अक्यूमुलेट होती रहेगी, म्यूटेशन आती रहेगी। तो वो क्लोनल एवोल्यूशन, जो क्लोन्स बने एक सेल से दूसरे खराब वाले सेल बने, उसकी वजह से ट्यूमर हेट्रोजेनिटी हो गई। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रोजेनस है बेसिकली एक ट्यूमर जो फॉर्म हुआ है उसमें अलग अलग क्लोन्स हैं, और सारे क्लोन्स म्यूटेटेड फॉर्म्स है, हर एक सेल से अलग हैं, सब जेनेटिकली डिफरेंट है। तो एक्वायर्ड होती हैं, जेनेटिक वाली म्यूटेशंस भी होती हैं, एक्वायर्ड म्यूटेशंस भी होती हैं, और जेनेटिक वाली इनहेरिटेड म्यूटेशंस भी होती हैं। दोनों की वजह से कार्सिनोजेनेसिस कॉमन है। तो डीएनए रिपेयर मैंने बताया था कि ढंग से नहीं हो पा रहा, तो इससे म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, म्यूटेशन ज़्यादा हो रहा है। तो डिफेक्टिव इम्यून सर्विलेंस, इम्यून सिस्टम ऐसे बार बार चेक मेंटेन करता है वैसे तो, कि कोई ट्यूमर डेवलप तो नहीं हो रहा, फिर उस ट्यूमर सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा। बट अगर इम्यून सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम सर्विलेंस, जैसे अगर पेपर के टाइम पे एग्जामिनर कोई ड्यूटी पे वही सर्विलेंस नहीं कर रहा तो सब चीटिंग कर लेंगे, वैसे ही ये सारे सेल्स भी डेवलप कर लेंगे अगर इम्यून सिस्टम ही नहीं ध्यान दे रहा तो कैंसर डेवलप्स थ्रू इनिशिएशन, प्रमोशन एंड प्रोग्रेशन। पहले इनिशिएट होता है, फिर उसमें वो प्रमोट करता है इनटू द ट्यूमर, एंड प्रोग्रेशन, फर्दर प्रोग्रेस होके वो कैंसर और स्प्रेड करता है और प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ऑन्कोजीन्स मैंने बताया था, ऑन्कोजीन्स के एक्टिवेशन से कैंसर हो सकता है। एक्टिवेट कैसे होंगे, बेसिकली पहले प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, प्रिमिटिव वाले जो इनएक्टिव है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स का कन्वर्जन होगा इनटू ऑन्कोजीन्स। दिस इज द एक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ ऑन्कोजीन्स। दे प्रोड्यूस गेन ऑफ फंक्शनल म्यूटेशंस। म्यूटेशन होने की वजह से जो फंक्शंस एक जनरली सेल को परफॉर्म करने चाहिए वो नॉर्मल नहीं रहते, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग वियर्ड फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाएगा, मतलब एबनॉर्मल फंक्शंस हो जाएंगे। तो मतलब अपने आप ही वो फंक्शन जैसा होता नहीं है सेल का कि वो कंट्रोल करे कि सेल को कब डिवाइड करना है, ये तो हाईली रेगुलेटेड सेल साइकिल होती है। अब रेगुलेशन, गेन ऑफ फंक्शन मतलब ये एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया उसका, कि अब वो खुद ही अनकंट्रोल्ड, उसको बोला नहीं है किसी ने ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कि तू ही डिवाइड कर। प्रोलिफरेशन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, वो खुद ही ऑन्कोजीन के एक्टिवेशन की वजह से प्रमोट हो जाएगा अनकंट्रोल्ड डिवीजन सेल का प्रोलिफरेशन। अब एक्टिवेशन हो जाएगा ऑन्कोजीन्स का परसिस्टेंट, अगर ये कंटिन्यू रहा तो कार्सिनोजेनेसिस हो सकता है। वन एबनॉर्मल एलील इज यूजुअली सफिशिएंट। तो अगर एक भी एलील जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है वो एबनॉर्मल हुई तो इट इज सफिशिएंट इनफ कि वो ऑन्कोजीन्स में से कार्सिनोजेनेसिस को प्रोड्यूस कर पाए। तो कैंसर को बढ़ाने के लिए चाहे एक भी एलील खराब की ना हो तो कैंसर उससे भी हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑन्कोजीन्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे प्रोटोऑन्कोजीन में एक रैस होता है जो कि एनकोड करता है जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन को, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। MYC ये एनकोड करता है एक न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, न्यूक्लियस में कोई ट्रांसक्रिप्शन का एक फैक्टर होता है उसको एनेबल करता है। कोई ना कोई जीन है तो किसी ना किसी चीज की एनकोडिंग करेगा, जीन कुछ ना कुछ तो कराएगा। जैसे रास है जो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बाइंड करने वाला प्रोटीन है उसको फॉर्म कर रहा है, एनकोड कर रहा है। जैसे MYC है वो न्यूक्लियस में जो ट्रांसक्रिप्शन कराने वाला एक फैक्टर है उसको एनकोड कर रहा है। वैसे ही ERB HER2 होता है जो कि एपिडर्मिस जो लेयर होती है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर को एनकोड कर रहा है। जो सिस है ये एनकोड कर रहा है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर को। कुछ जो ग्रोथ फैक्टर से प्लेटलेट से डिराइव होते हैं वो इस
इस प्रोटो ऑन्कोजीन से आते हैं। तो प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन में क्या डिफरेंस है? प्रोटो ऑन्कोजीन तो नॉर्मल जीन्स है, प्रिमिटिव वाले, ठीक है। ऑन्कोजीन, जब प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन आए तब ये बनते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स की तो ग्रोथ रेगुलेटेड होती है, वेरएज ऑन्कोजीन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन प्रोड्यूस करेंगे। प्रोटो ऑन्कोजीन्स तो फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट होते हैं, बट ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है ऑन्कोजीन्स का फॉर्मेशन। नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं, पर ऑन्कोजीन्स में क्या होगा, वो अपने आप को ही बॉस बनेंगे, कुछ ना कुछ खुद ही अपने आप बिना बात के प्रोलिफरेशन वगैरह से काम कराएंगे, तो गेन ऑफ फंक्शन है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और P53। अब मैंने बताया था कि कुछ तो ऑन्कोजीन्स हैं, वेरस कुछ ऐसे जीन्स हैं जो ट्यूमर को सप्रेस भी करेंगे। ऑन्कोजीन्स तो ट्यूमर प्रमोट कर रहे थे, उसके ठीक ऑपोजिट ट्यूमर जो बन रहा है उसको रोकने वाले जीन्स। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन को। बेसिकली कैंसर सेल्स एबनॉर्मली अपने आप ही डिवाइड करते जा रहे थे, उस प्रोसेस को रोकते हैं ये वाले ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। जो जीनोम है उसको स्टेबल रखेंगे ये वाले जीन्स। तो अगर ये ज़्यादा हैं तो कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो डीएनए रिपेयर का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करते हैं और सेल साइकिल में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, डीएनए में अगर कोई भी खराबी है तो उसको वो रिपेयर भी कर देंगे। बट इनमें भी म्यूटेशंस आ जाती हैं ये वाले जीन्स में। अगर कोई म्यूटेशन आ जाए तो नॉर्मली उनका जो फंक्शन होना चाहिए वो उसका लॉस हो जाएगा। तो म्यूटेशन होने की वजह से जो काम इन्हें करना था वो अब नहीं कर पाएंगे। म्यूटेशन दोनों अगर एलील्स में हो जाए तो डिजीज हो जाता है, और इसी कंडीशन को जब दोनों कॉपीज, दोनों अलील्स, ठीक है, उन वो खराब हो जाएं तो डिजीज कॉजिंग कंडीशन है वो। एंड दिस इज टू हिट हाइपोथेसिस। तो ऐसा प्रपोज किया गया था कि अगर दोनों एलील खराब हो जाए तो डिजीज कॉज हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट इनमें एग्जांपल्स देख लेते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में। P53 काफी इंपॉर्टेंट है। P53 रेगुलेट करता है डीएनए के रिपेयर को। जब डीएनए खराब हुआ उसको रेगुलेट करेगा ये। और सेल साइकिल के, अरे सेल साइकिल अगर कब रोकनी है, कब बेसिकली प्रोलिफरेशन करवाना है। सेल साइकिल अगर रुकती ही नहीं तो डिवीजन होता रहेगा, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। बट सेल साइकिल का अरेस्ट होना रुकना भी इंपॉर्टेंट है, वो P53 कर रहा है। एक आरबी भी है काफी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है आरबी, सेल साइकिल का जो G1 और G1 से जैसी एस फेज आता है, G1 SG2 होते हैं ना, तो G1 के बाद जैसी एस फेज आया ना उससे पहले ही चेक पॉइंट होता है। ये वैसे जैसे जीन है, जैसे टोल टैक्स के बाहर कई बार पुलिस नहीं खड़ी होती चेक करने के लिए कि कोई सामान वगैरह, कोई इलीगल चीज तो नहीं कुछ लेके जा रहा, चेकिंग वगैरह, तो वैसे ये चेकिंग होती है। तो अगर ऑन्कोजीन या कोई प्रॉब्लम होगी तो ये उसको पहले ही कंट्रोल कर लेगा। और होते हैं BRCA1 और BRCA2, ये भी हेल्प करते हैं बेसिकली डीएनए के रिपेयर में। एक APC भी होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो एक डिजीज कॉज हो सकता है। जैसे म्यूटेशन APC में हो गई तो इसकी वजह से फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली एक GIT की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलोन कैंसर, कोलोन और रेक्टल कैंसर से रिलेटेड। WT1, इसमें म्यूटेशन हो जाए तो विल्म्स ट्यूमर, एक कंडीशन है विल्स ट्यूमर, वो कॉज हो जाएगा, WT विल्स ट्यूमर। अब P53 के बारे में स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन हम गैदर कर लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक और फेमस नाम है P53, इसको गार्डियन ऑफ जीनोम बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीनोम को गार्ड कर रहा है एक तरह से, ये गार्डियन ऑफ जीनोम है। तो क्या करता है P53, ये एक्टिवेट करता है P21 को
जैसे ही डीएनए में कोई इसने डैमेज डिटेक्ट किया तो एक और जो जीन होता है P21 उसको एक्टिव करता है। अब P21 का फंक्शन क्या है? P21 का फंक्शन है कि ये इनहिबिट कर देता है साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस को। बेसिकली इसने क्या डिटेक्ट किया कि डीएनए डैमेज हो रहा है और फर्दर अगर ये डैमेज डीएनए के बाद सेल साइकिल चली तो डिवीजन से फिर खराब सेल्स बनेंगे और फिर वो ट्यूमर कॉज करेंगे। तो इससे अच्छा ये क्या चाहता है कि ये इनहिबिट ही हो जाए सेल साइकिल। तो सेल साइकिल कैसे इनहिबिट होगी? जो ड्राइवर है अगर ये उसको किडनैप कर लेगा तो ये पॉसिबल है कि वो सेल साइकिल रुक जाए। क्या ना, मैंने बताया था कि ये पुलिस की तरह काम कर रहे हैं। तो अभी इसको चालान करना है पूरी ही, जैसे कोई पॉल्यूटेड व्हीकल है अगर उसको, तभी तो उसका चालान होता है कि वो अगर ये चलता रहेगा पॉल्यूटेड व्हीकल तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये जो इसने डिटेक्ट किया डैमेज डीएनए में डैमेज या फिर कार में डैमेज डिटेक्ट किया कि पॉल्यूशन कर रही है, बहुत धुआं निकल रहा है, तो इसने क्या करा कि उसको रोक लिया। अब सीडीके कॉम्प्लेक्स क्या है? ड्राइवर है। अब ड्राइवर को ही निकाल लेगा और उसको अरेस्ट कर लेगा। पूरी सेल साइकिल ही, मतलब जो प्रोसेस को कार को कहीं और जाना था अब वो प्रोसेस रुक गया। जैसे सेल को डिवाइड करके जाना था दूसरा सेल बनाने, अब वो नहीं हो पाएगा। और ये कौन सी जगह पर अरेस्ट हुआ? G1 और S के चेक पॉइंट पर। पुलिस कहाँ खड़ी थी? P21 कहाँ था? G1 और S के चेक पॉइंट पर। जब G1 से S में ट्रांजिशन होना था, S फेज में ऐसे नहीं भेज सकते थे उसको। तो डीएनए का रिपेयर किया जाता है बिफोर रेप्लिकेशन। अगर रेप्लिकेशन खराब डीएनए का हो जाए फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो वैसे ही वो जो कार जिससे धुआं निकल रहा है उसको भी रिपेयर किया जाएगा और फिर ही वो चलाने लायक होगी। तो अगर सिवियर डीएनए में डैमेज होता है, अगर बहुत ज्यादा ही डैमेज हो जाए तो एपोप्टोसिस हो जाता है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो मतलब वो खुद ही सेल खुद को मार लेता है। खुद ही उसने सोचा कि चलो ये सेल अब तो मैं बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका हूँ, तो इट इज लाइक सेल डेथ ओनली। वो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है, खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहा है सेल अपने आप को। तो प्रोग्राम सेल डेथ हो रही है जिसकी वजह से कैंसर प्रिवेंट हो रहा है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि वो कार ओनर ने क्या सोचा कि यार ये कार तो काफी खटारा हो गई है, तो मैं इसको, अब तो ये बेचने लायक भी नहीं बची, इतनी खटारा है, तो मैं इसको ना बिल्कुल डैमेज होने, जहाँ रिसाइकिल होता है बेसिकली, जिसमें से जो ये मेटल पार्ट्स वगैरह निकाल लेंगे, वहां भेज देता हूँ स्क्रैप करवाने। तो एक तरह से कार स्क्रैप होना सिंबलाइज कर रहा है एपोप्टोसिस को। अच्छा, अब देखते हैं कि P53 में म्यूटेशन अगर होगी तो हाफ ऑफ द ह्यूमन कैंसर इसी वजह से ही होता है। ज्यादातर यही कॉज है। जैसे मान लो पुलिस वाला था, उसने क्या किया कि रोका तो पहले कार को कि देखने में कि डैमेज डिटेक्ट किया कि धुआं निकल रहा है, फिर उसने चला चलो छोड़ो क्या इसको जाने देते हैं, उसने बस 500,000 लेके खुद ही उसको छोड़ दिया और प्रॉब्लम होगी। तो मतलब पुलिस वाला लालची बन गया, म्यूटेशन हो गई, तो इसकी वजह से ही कैंसर हो गया। अब उसने क्या किया, जाने दिया, तो उससे वो जो खराब क्रिमिनल जा रहे हो कार में, या फिर कोई धुएं वाली कार थी वो चली गई, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो दैट कैन बी अ वेरी डिजास्टर्स कंडीशन। अगर कोई चोर या ऐसे भी कोई भी चला जाए ऐसे, तो हाफ ऑफ द ह्यूमन कैंसर्स आर कॉज ड्यू टू रिश्वत नहीं, आई मीन म्यूटेशन। तो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स काफी अलग हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में और ऑन्कोजीन्स में क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या चीजें आती हैं? जब ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो फंक्शन गेन कर लेंगे, उन्हीं के पास ही सारी एबिलिटी होगी सब कुछ रेगुलेट करने की। बट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन, वो काम करना बंद कर देंगे अगर म्यूटेशन आती है तो। ये डोमिनेंट है, मतलब एक ही अगर एलील खराब होता है एक भी तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, वरना ट्यूमर सप्रेसर जीन्स रिसेसिव हैं। ये जल्दी तभी खराब हो रहे हैं ना क्योंकि जो हाइपोथेसिस मैंने बताया था, अगर दो एलील्स रिसेसिव वाला है, अगर दोनों में से खराब होता है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर दोनों एलील्स खराब हो जाते हैं, डोमिनेंट वाले में अगर एक भी एलील खराब हो गया तो ऑन्कोजीन नहीं,
और रिसेसिव वाले में दोनों एलील्स को खराब होना पड़ेगा फॉर द डिजीज, जो ये हाइपोथेसिस मैंने बताया था। allele is affected, usually both alleles affected। ऑन्कोजीन, ये कैंसर वाला है तो डिवीजन करवाएगा, क्या बार ट्यूमर सप्रेसर जो पुलिस वाला था वो इनहिबिट करेगा, जाने से रोक लेगा, तो इनहिबिट प्रोलिफरेशन और डिवीजन। वायरल ऑन्कोजीन्स, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन करा देते हैं सेल्स का, मतलब सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को ऐसा वायरस ने अफेक्ट किया कि अब वो कैसा बन चुका है, मेलिग्नेंट सेल, कैंसरस सेल बन चुका है। वायरस क्या करेगा, अपना डीएनए छोड़ जाएगा, वो जो होस्ट सेल था उसके जेनेटिक मटेरियल में अपना डीएनए मिक्स करके अपनी कॉपीज बनवाएगा। तो अपना डीएनए उसने इंटीग्रेट कर लिया होस्ट के जीनोम से, जेनेटिक मटेरियल से। अब दोनों डीएनए मर्ज करके तो वायरस अपनी कॉपीज बनाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन होगी, तो म्यूटेशन हो जाएगी, म्यूटेशन अक्यूमुलेट हो जाएगी और परसिस्टेंट इन्फेक्शन कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि फिर जब वो सेल डिवाइड करेगा तो ऑन्कोजीन्स ही डिवाइड करेंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स तो अब बंद हो जाएंगे। ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो वायरल प्रोटीन्स एक्टिवेशन होगी वायरल प्रोटीन्स की, जो वायरस के प्रोटीन से उन्होंने ऑन्कोजीन का एक्टिवेशन कर दिया और ट्यूमर सप्रेसर जीन को तो इनएक्टिवेट कर दिया। अब एग्जांपल देख लेते हैं एचपीवी का, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर जो कॉज करता है सर्विक्स में, तो इसकी तो अब तो वैक्सीन भी आ चुकी है। तो इसके वेरिएंट्स कौन से हैं, HPV-16 और HPV-18, ये हाई रिस्क टाइप्स हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं, मैंने बताया था ना, जो प्रोटीन्स हैं वो ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, वायरल प्रोटीन्स। तो इसमें कौन से प्रोटीन्स हैं, इसमें जो HPV है इसके पास दो प्रोटीन्स है, एक E6 और E7। E6 तो P53 जो मतलब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं, मैंने बोला था। तो कौन से ट्यूमर सप्रेसर जीन को कौन सा इनएक्टिवेट करेगा, E6 तो P53 को कर देगा इनएक्टिव, ये जो प्रोटीन है ये P53 को इनएक्टिव कर देगा। E7 वाला प्रोटीन RB प्रोटीन को इनएक्टिव कर देगा। दोनों ट्यूमर सप्रेसर जीन्स थे, इनका इनएक्टिवेशन E6 और E7 के थ्रू हो गया। तो अब P53 और RB का लॉस हो गया, इसकी वजह से अब ट्यूमर सप्रेसर वाले जीन्स तो लॉस हो गए, ये लॉस्ट हैं अब। तो ऑन्कोजीन्स का एक्टिवेशन होगा, तो अब ऑन्कोजीन्स अपनी डिवीजन करवाएंगे अनकंट्रोल्ड वे में। और एग्जांपल देख लेते हैं, एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस जो EBV है, ये बर्केट लिम्फोमा करवाता है, जिस एसोसिएटेड विद नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है, नेजोफेरिंग्स में कैंसर करवाता है EB वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, EBV, ठीक है। तो नाक का और गले का कैंसर इसकी वजह से हो रहा है। जो बर्केट लिम्फोमा है, इसमें जो CMYC जीन है वो ट्रांसलोकेशन, जहाँ नॉर्मली जिस लोकेशन पे प्रेजेंट होना चाहिए वो वहां नहीं, किसी और जगह चला जाता है। अब हेपेटाइटिस B वायरस की बात करें तो ये कौन सा कैंसर करवा रहा है, लिवर के सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवा रहा है। तो क्रॉनिक जब HBV हेपेटाइटिस B वायरस का क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ तो हेपेटोसेलुलर कैंसर भी हो सकता है, कार्सिनोमा। तो ये हेपेटाइटिस B का DNA इंटीग्रेट करेगा लिवर के सेल्स के जीनोम में। अब हेपेटाइटिस B के बाद हेपेटाइटिस C की बात करें तो दोनों हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ द लिवर सेल्स ही करा रहे हैं, बट एक डिफरेंस है यहाँ पर। जो हेपेटाइटिस B था, इसका DNA डायरेक्टली होस्ट जीनोम में जुड़ के कैंसर करवा रहा था, पर हेपेटाइटिस C वाले में क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, पहले जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उस वजह से होगा, इन्फ्लेमेशन से कैंसर होगा, डायरेक्टली वो DNA वगैरह नहीं जा रहा। तो इसलिए C फॉर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हम याद रख सकते हैं, हेपेटाइटिस C क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा एक और HTLV-1, ये काफी सारे एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो ये एटलीस्ट हम मेंशन कर दें, ठीक है। HTLV ये ब्लड कैंसर से एसोसिएटेड है,
ये जो टी सेल्स होते हैं ना, उनका ल्यूकीमिया करवा रहा है। टी सेल्स जो मेमोरी सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, उसमें ये प्रॉब्लम करवा रहा है। इसके जो प्रोटीन्स हैं वो उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन करवाएंगे। प्रोटीन का स्पेसिफिकली नाम भी ना याद रखे तो इट्स फाइन, सिर्फ इतना पता होना चाहिए टी सेल्स का कार्सिनोमा HTLV1 और उसके प्रोटीन्स की वजह से हो रहा है। ये जो HPV है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसकी वैक्सीन मैंने बताया था होती है। वैक्सीनेशन से रिड्यूस हो जाते हैं सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंसेस। जो HBV है, मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस, उसकी वैक्सीन है, उससे लिवर कैंसर का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। अब इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्यूमर मार्कर्स। जो ट्यूमर सेल्स हैं वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनाते हैं जिसकी वजह से पता लग सकता है कि ट्यूमर हो चुका है। मतलब ट्यूमर मार्कर्स हैं जो कैंसर सेल्स के थ्रू बनाए गए कुछ ऐसे केमिकल्स हैं। अगर ब्लड टेस्ट करवाया जाए तो वो केमिकल्स आ सकते हैं और उनसे पता लग सकता है कि ट्यूमर है। जैसे कार्डियक मार्कर्स होते हैं, वैसे ट्यूमर मार्कर्स भी हैं। तो डायग्नोसिस इस तरीके से हो सकता है। प्रोग्नोसिस मतलब उसमें कोई हेल्प करें, तो प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है कि बार बार चेक करवाएं कि कोई प्रोग्रेस हुआ, मतलब ट्यूमर डिक्रीज हो रहा है या नहीं। मोस्ट आर यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट एंड रीअकरेंस, देखने के लिए कि कैसी कंडीशन है उसकी ट्यूमर की, अगर दोबारा तो नहीं हो रहा। कई बार ऐसा हो जाता है कि ठीक होके दोबारा भी हो जाए। तो अलग अलग ट्यूमर मार्कर्स और उनसे कौन सा कैंसर कॉज हो सकता है ये भी याद रखना हेल्पफुल होगा अगर शॉर्ट नोट आता है तो। ठीक है, AFP ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवा रहा है, जर्म सेल्स में ट्यूमर करवा रहा है, ये दोनों चीजें AFP। CEA कोलोरेक्टल कोलोन और रेक्टम में कैंसर कार्सिनोमा करवा रहा है। PSA प्रोस्टेट कैंसर से एसोसिएटेड है। CA125 और CA19। ठीक है, CA125 जो ट्यूमर मार्कर है वो ओवेरियन कैंसर, और CA199 ये पैंक्रियाटिक कैंसर। बीटा HGC ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो है, कोरियो कार्सिनोमा, कोरियन प्लेसेंटा बेसिकली, कोरियन जो होता है ना, एम्ब्रियोलॉजी से पता होगा आपको, प्लेसेंटल कार्सिनोमा है ये। कैल्सिटोनिन, अब कैल्सिटोनिन तो आपने सुना होगा, ये नाम मैंने थायराइड वाले उसमें कराया था, है ना। तो मेडिलरी थायराइड कार्सिनोमा कैल्सिटोनिन से होता है। HER2 HER2, हर इज साउंडिंग वेरी फेमिनिन, लाइक हर, तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा। क्लिनिकल यूजेस इसके हैं कि ये ट्यूमर को असेस करने में हेल्प करते हैं, ट्यूमर मार्कर्स, मॉनिटर रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, डिटेक्ट की अगर दोबारा तो नहीं हो रही रीअकरेंस को, और प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस बता दिया मैंने। उसके अलावा थेरेपी कैसे टारगेट करनी है, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है ट्रीटमेंट के लिए, उससे ट्यूमर मार्कर से पता लग सकता है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, ये कैंसर स्पेसिफिक नहीं होते। अगर कोई बेनाइन डिजीज भी है, जैसे मतलब स्प्रेड करने वाला नहीं है, कैंसरस नहीं है, ट्यूमर नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में भी डेवलप हो जाएंगे, तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कैंसर में, इस वजह से तो नॉन स्पेसिफिक बोला। तो इनकी इंटरप्रिटेशंस क्लिनिकल फाइंडिंग्स से मैच की जानी चाहिए। कैंसर मेटाबॉलिज्म एंड टारगेटेड थेरेपी। ठीक है, वॉरबर्ग इफेक्ट, पहले वॉरबर्ग साइंटिस्ट का जो फिनोमेना उन्होंने ऑब्जर्व किया वो देख लेते हैं। कि जो कैंसरस सेल्स हैं, मैंने ग्लाइकोलिसिस में बताया था कि ये दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। जो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है वो कैंसरस सेल्स में होगा। सो ग्लूट, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, वो प्रेफर करेंगे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो ग्लाइकोलिसिस। और ग्लूकोज का अपटेक, सेलुलर अपटेक बाय द कैंसरस सेल्स इज इंक्रीज्ड। अब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी तो हाई है, लैक्टेट तो वैसे एनारोबिक वाले में बनता है, बट लैक्टेट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में भी प्रोड्यूस होता रहेगा, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है।
तो ये ग्लूकोज के जब लेवल्स हाई होते हैं वो कौन से स्कैन से डिटेक्ट होते हैं? पीईटी स्कैन से। तो टीलोमरेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जो टीलोमरेज एंजाइम है, जिससे सेल्स इमोर्टल हो जाते हैं, मतलब उसकी सेल डेथ नहीं होती, सेल डिवाइड करते रहते हैं। अब इसमें टारगेटेड थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, मतलब सेलेक्टिवली हम इनहिबिट करते हैं जो भी मॉलिक्यूल्स एबनॉर्मल है कैंसर सेल्स में, उनको टारगेट करके, जो भी ख़राब है उसको टारगेट करके ठीक कर दिया जाता है। रिड्यूसेस लेस डैमेज टू नॉर्मल टिश्यूज़। इससे कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है ज़्यादा, कोई डैमेज ज़्यादातर प्रोड्यूस नहीं करते नॉर्मल टिश्यू को। अब इम्पॉर्टेंट ड्रग्स में आ जाते हैं ट्रास्टुजिमाब, विच इज़ HER2, जो हर से मैंने बताया था ब्रेस्ट कैंसर है, उसके अगेंस्ट ये ड्रग है। एमेटिनिब, ये BCR-ALB पॉजिटिव माइलॉइड ल्यूकीमिया के अगेंस्ट है। ल्यूकीमिया में मैंने बताया था, ये ऑलरेडी है ना। रिटुसिमैब, इतना फार्माकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ये, वैसे ही मैंने जनरल आइडिया के लिए दिया हुआ है, अगर क्रैम भी नहीं कर रहा दैट्स ऑल राइट। तो इतना ही है इस यूनिट में। थैंक यू।